हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा इंग्लिश का जो लेसन बचा हुआ है उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लेसन जब तक आपकी छुट्टियां हैं तब तक उसे कंप्लीट किया जाए। लेकिन अगर आप लोग को ये तरीका या इस वीडियो के माध्यम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफकोर्स मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि सर मुझे हमें इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को इस तरह से वीडियो के माध्यम से कोई लेसन या कोई क्लासेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर फीडबैक में बताएंगे। वैसे जो हमारा लेसन है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और आप देख सकते हैं इसमें 3 लेसन हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। तो आज वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा जो है इस लेसन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड दिला दे रहा हूं, अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका फीडबैक जरूर देंगे। लेकिन अगर आप इस लेसन को समझना चाहते हैं और वो भी वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप जब भी ये वीडियो ओपन करें साथ ही अपना बुक भी ओपन करें, पहली चीज। और दूसरी ये चीज कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी बुक पे ही देखिएगा, लेकिन जब मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ट्राई टू विजुअलाइज दिस। आप कोशिश कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, वो कुछ इमेजेस बनाइएगा जो वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कि ये बेकर फ्रॉम गोवा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये गोवा से रिलेटेड होगा कुछ। तो आप अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई इमेज है जो गोवा से रिलेटेड है तो आप उसको क्रिएट कीजिए। और वहाँ के बेकर्स के बारे में स्टोरी हो रही है। गोवा, आप लोगों को पता है कि गोवा में शायद आप लोग में से काफी लोग कंफ्यूज भी होंगे। 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन क्या उस समय गोवा भारत का हिस्सा था? नहीं। 1961 में ये भारत का हिस्सा बना गोवा। तो उसके पहले वहां पे किसका शासन काल था, कौन राज करता था वहां पे? वो पुर्तगाल के लोग, जिन्हें पोर्टुगीज कहा जाता है, वो वहां पे राज करते थे। उन लोगों का वहां पे शासन चलता था। तो कुछ हद तक आपको इसमें पुर्तगाल के जो लोग हैं उनकी भी आपको झलक इसमें मिलेगी। और ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ये जो 3 अलग अलग लेसन हैं, इन सभी लेसन में देश के अलग अलग कोने के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आप गोवा का इमेजिनेशन प्लस जो वर्ड्स आते हैं उसको इमेजिन अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी आपको बेहतर ढंग से क्लैरिटी हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को इस तरह से समझ में आ जाएगा तो हम लोग छुट्टी के दिनों में भी अपना जो टाइम है उसे स्टडीज के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसी रीजन से यही मेरी एक कोशिश है जिससे कि आप लोग अभी जो वेकेशन है आप लोग का ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में यूटिलाइज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो लाइन है वो ये है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। अब यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कलम से या फिर मीन्स अपनी आइडियाज के हिसाब से कहीं का चित्रण करता है, कहीं के बारे में बताता है, तो उसे पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो ये भी एक पेन पोर्ट्रेट है। कहाँ की? ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, गोवा के गांव के एक बेकर, जो पारंपरिक बेकर होते थे, उनका ये चित्रण है, जिनका आज भी वहां की जो सोसाइटी है, जो गोवा की सोसाइटी है, वहां पे एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो सबसे पहला तो आप इसका एक क्लियर पिक्चर बनाइए आप, और आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो राइटर हैं, आवर वर्ड जो पहला वर्ड है वो यूज किया गया आर। तो वो अपने हिसाब से वो बता रहे हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गोल्ड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। इसमें जो राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स, वो बता रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स थे, जो हमारे बड़े लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, मैंने उनके मुंह से अक्सर उनको बातें करते हुए सुना हुआ है
उस पुराने दिनों में जब पोर्टुगीज जो पुर्तगाल के लोग हुआ करते थे, उन दिनों को याद करते हुए, उनके सुनहरे पल को याद करते हुए मैंने अक्सर अपने पुराने या अपने बड़े लोगों को सुना है। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स और ब्रेड। और वो किसकी बातें करते थे? जो वहाँ के पुर्तगाल के जो लोग हुआ करते थे, और वहाँ पे जो फेमस वहाँ का जो ब्रेड है उसके बारे में अक्सर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को बात करते हुए और उन दिनों को याद करते हुए सुना है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1961 में जाके वो भारत का हिस्सा बना, उसके पहले वहां पे पुर्तगाल का शासन हुआ करता था, पुर्तगाल के लोगों का। तो यही वो कह रहे हैं कि those eaters of loaves might have vanished। जो ब्रेड खाने वाले थे, कौन खाने वाले थे? वो जो पुर्तगाल के लोग थे, उन लोग को ये बहुत पसंद थी और वो ही लोग ब्रेड खाया करते थे। तो ये कह रहे हैं कि वो तो जो खाने वाले थे वो तो शायद वैनिश मीन्स गायब होता है या फिर अचानक से कहीं चले जाना, तो वो तो शायद अब नहीं रहे। लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो उस ब्रेड को बनाने वाले थे वो आज भी वहां पे हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर। आज भी हमारे बीच, ये यहाँ पे हमारे वर्ड यूज कौन कर रहा है? ये राइटर अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो राइटर इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वी आवर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, इट मीन्स नॉट मी, इट मीन्स द राइटर। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स। आज भी हमारे बीच में वो जो ब्रेड के जो इंग्रेडिएंट्स, उसकी सामग्री को मिक्स करने वाले, द मोल्डर्स जो ब्रेड को शेप देते थे, जो आकार देते थे, एंड दोज हु बेक द लव्स, और जो ब्रेड को बनाते थे, पकाते थे। कहाँ बनाते हैं ब्रेड को? आज की डेट में तो बहुत सारे माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक बेस्ड पे माइक्रोवेव ओवन्स आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े ओवन्स होते हैं, एक बार में कम से कम 10 से 12 ब्रेड तैयार हो जाते हैं। उनका जो शेप होता है वो तैयार हो जाता है। लेकिन पहले जमाने में आग की भट्टियां हुआ करती थी, उसको प्रीमिक्स बनाया उसका पहले, उसके बाद उसको फिर सांचा कह सकते हैं, उसमें एक शेप देते थे ब्रेड को, उसके बाद उसको भट्टी में डाला जाता था वो आग में पकने के लिए। तो यही वो राइटर कह रहे हैं कि वो ब्रेड खाने वाले तो आज की डेट में नहीं है, लेकिन उनको पकाने वाले आज भी हैं, और उनको मिक्स करने वाले, उनको आकार देने वाले आज भी हैं। दोस एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और उनकी भट्टियां जो पुराने जमाने की जो भट्टियां थी, जो समय के हिसाब से बदलते गई, वो भट्टियां आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो वो भट्टियों में जो आग है वो भी आज भी है, वो अभी कहीं बुझी नहीं है, वो आज भी है। मीन्स वो जो उनका प्रोफेशन, वो जो काम है बेकर वाला काम, आज भी वहां पे चल रहा है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब यहाँ पे थर्ड और जिंगल वर्ड यूज किया गया है। तो थर्ड क्या होता था? थर्ड जो बांस होता है बैम्बू, उसके बांस में वो लोग क्या करते थे? जिंगल मीन्स उसमें ना घुंघरू या फिर कोई ऐसी पायल जैसी चीज को बांध देते थे, जिससे कि जब वो जमीन पे पटकते थे तो उससे एक आवाज है, जिंग जिंग करके ऐसी आवाज है। तो इसी को कह रहे हैं वो कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जो उनका बांस है और वो जो बजने वाली जो आवाज है, वो जो पुराने जो बेकर्स हुआ करते थे, पारंपरिक बेकर्स हुआ करते थे, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और इसी से उनके आने का पता चलता था। मीन्स जब लोग सब सोए रहते थे सुबह सुबह, तो उनके आने का, आज की डेट में सपोज हमारे यहाँ जब कोई आइसक्रीम वाला आता है तो आपने देखा होगा कि वो एक हॉर्न जैसा लेके रखता है, और वो जब वो बजाता है तो हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला बाहर आया है। सारे बच्चे बाहर निकल के चले जाते हैं दौड़ के आइसक्रीम लेने के लिए। सिमिलरली उस समय जब ये ब्रेड वाला आया करता था तो वो अपने हाथ में एक बैम्बू रखता था, जिसमें ऊपर कुछ घुंघरू जैसे होते थे, और उसको जब वो बजाता था तो लोगों को पता चल जाता था कि ब्रेड वाला आ चुका है। कैन स्टिल बी हेयर्ड इन सेम प्लेसेस। और वो राइटर ये कह रहे हैं कि आज भी उस आवाज को कई जगह
आज के डेट में भी सुना जाता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद उन जो लोग उस समय में काम कर रहे थे ब्रेड वाला काम, वो शायद नहीं रह गए, इज नॉट अलाइव, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो आज भी अपने उस पारंपरिक जो व्यवसाय था उनका, खानदानी ये जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था उनका, उसको आज भी रन कर रहे हैं, आज भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और आज की डेट में उन बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर के रूप में पैडर कहा जाता है गोवा में। सो ये वाला जो पैराग्राफ है वो आप लोग का क्लियर है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हमारा बचपन का दिन था, ये कौन कह रहा है? जो राइटर है, कौन है वो राइटर? लूसियो रॉड्रिग्स। ये अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब उनके बचपन के दिन थे गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। और वो जो बेकर हुआ करते थे वो उनके फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन, उनके दोस्त साथी हुआ करते थे, एंड गाइड। और इवन वो वहाँ की अच्छी नॉलेज थी उन लोग को, तो वो उस जगह के बारे में गाइड भी इनको करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। और वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बेकर्स थे, जो बेकरी वाले थे, वो 2 बार दिन में आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो वो 2 बार कब आते थे? एक तो जब वो ब्रेड लेकर आते थे बेचने के लिए, तब तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि मीन्स वो कहीं दूर से आते थे, फिर इनके यहाँ ब्रेड देके फिर वो आगे बढ़ जाते थे वो बेचने के लिए। और फिर जब उनका वो जो ब्रेड होता था वो खत्म हो जाता था, सेल आउट हो जाता था, तब वापस जब जाते थे तब भी आते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी उनसे जो मुलाकात वो कम से कम 2 बार हुआ करती थी दिन में। The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep and we ran to meet and greet him. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो उनका थर्ड का वो जो बैम्बू जो था, जिसकी आवाज से वो लोग सुबह क्या होते थे, वो जग जाते थे। मैं जैसे ही सुबह हो रही होती थी, सब लोग सोए हैं, तो जैसे ही ये आवाज आने लगती थी जिंगल वाली और थर्ड वाली, जो बैम्बू से जो आवाज करते थे वो आने लगती थी, तो इन लोगों को ये समझ में आ जाता था कि वो ब्रेड वाले आ गए हैं। और वो जग जाते थे। वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और वो तुरंत जग जाते थे और वो उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, ग्रीट मीन्स उनका अभिवादन करने के लिए वो जग के और दौड़ के जाते थे उनके पास। Why was it so? आखिर ऐसा क्या था? Was it for the love of the love? क्या उनको वो जो ब्रेड थे वो बहुत पसंद थे इसलिए वो दौड़ते थे? Not at all. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। The loaves were bought by some Paskin और Bastin। क्योंकि जो ये ब्रेड था वो कौन खरीदता था? पैस्किन और बेस्टिन। ये कौन होते हैं भाई? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, मीन्स घर में जो महिला नौकरानी थी, जो वो ये सब परचेज करती थी। तो फिर आखिर ये लोग दौड़ के और उनसे मिलने क्यों जाते थे? What we longed for were those bread bangles which we choose care। ब्रेड होता है, लोफ ऑफ ब्रेड होता है, जनरली आपने जो ब्रेड देखा है उसी तरह से एक दूसरा टाइप का ब्रेड होता है जिसे ब्रेड बैंगल, जो कि चूड़ी के शेप में, जो कंगन होता है उसके शेप में हुआ करता था। एक्चुअली यही वो चीज थी जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसको देखने के लिए जाते थे। विच वी चूज केयरफुली, समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। एक्चुअली ये क्या होता था कि ये जो ब्रेड होता था ये एक मीठा टाइप का ये ब्रेड होता था जो कि कंगन शेप में था। तो बेसिकली ये जो बच्चे सुबह उठ के जाते थे वो सिर्फ उसी बैंगल शेप का जो ब्रेड होता था उसी के लिए जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो जब भी वो बेकर आते थे वो उनकी जो एंट्री होती थी वो इसी प्रकार से होती थी कि जो उनके पास जो वो रहता था बांस का, वो उसी को जब वो पटकते थे तो आवाज आती थी झैंग झैंग करके, और इससे बच्चों को पता चल जाता था और वो दौड़ के निकलते थे उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड।
तो एक हाथ से क्या करते थे वो, एक हाथ से सपोज वो टोकरी में ब्रेड लिए रहते थे तो एक हाथ से वो सपोर्ट करते थे टोकरी को, और दूसरा जो हाथ रहता था उनका जिसमें वो बैम्बू रहता था उससे वो जमीन पे पटकते हुए चलते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो जो घर की महिला होती थी उनको वो विश करते थे गुड मॉर्निंग कह के। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। उसके बाद क्या करता था, जो अपनी टोकरी थी तो अपने जो बैम्बू रहता था उसको वो वर्टिकल में तिरछे में वो खड़ा कर लेते थे, और उसके ऊपर जो टोकरी था वो उसको रख देते थे। उसके बाद वो उससे निकाल के जो ब्रेड वगैरह हुआ करता था वो उनको देते थे। और अब तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट्स होगी तो आप कमेंट कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, वो ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं। तो अब तक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब भी उनकी एंट्री हुआ करती थी वो इस प्रकार से होती थी। वो आते थे अपने थट के साथ, वो पटकते थे, एक हाथ से टोकरी पे ब्रेड पकड़े रहते थे, और वो जो घर की महिलाएं होती थी उनको विश करते थे गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर वो जो बैम्बू रहता था उसको तिरछा पकड़ते थे और उसके ऊपर वो टोकरी रख देते थे सपोर्ट देकर, और फिर वो उनको ब्रेड निकाल के देते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब होता क्या था, सारे छोटे छोटे बच्चे, तो इनको तो ब्रेड लेना नहीं है, तो जब भी ये ब्रेड वाला आता था तो वहां पे अक्सर आपने देखा होगा, गांव में भी या कहीं भी आप रह रहे होंगे, अपने एरिया में भी देखा होगा, कोई कुछ सामान बेचने आता है कोई, तो वहां पे बच्चे जो है वो भीड़ लगा देते थे। तो सेम वैसे ही ये बच्चे भीड़ वहां पे लगा देते थे, लेकिन वो जो घर के लोग थे या जो वहां पे और बड़े लोग रहते थे वो उनको किसी तरह से डांट के या पीछे कर देते थे उनको। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो ब्रेड वाला है वो किसको देता था, डिलीवर करता था, सर्वेंट जो नौकरानी होती थी, जिनको क्या कहा जाता है, यस यू आर राइट, पैस्किन और बैस्टिन जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हीं को वो दिया करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग क्या था, हार नहीं मानते थे। कौन कह रहा है, ये जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे थे उस टाइम में, तो उस टाइम उनको पीछे कर दिया जाता था, डरा के उनको पीछे कर दिया जाता था, लेकिन वो हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। अब वो क्या करते थे, वो चढ़ जाते थे कहाँ पे, छत पे, और वहां से जो रेलिंग जो होता है, जो पतली सी दीवार होती है सपोर्ट के लिए होती है, वहां से जाके वो फिर बास्केट में झांकते थे ऊपर से। वो क्या चीज देखना पसंद करते थे, बैंगल्स, जो चूड़ी, सॉरी बैंगल्स नहीं, एक ब्रेड था जिसको क्या कह रहा था, ब्रेड बैंगल्स। हाँ, तो इसी को देखने के लिए वो लोग बहुत ही उत्साहित रहते थे, एक्साइटेड रहते थे, और इसीलिए वो सुबह सुबह उठ के जब भी ब्रेड वाला आता था तो उसके पास जाते थे। तो जब घर वाले उनको मना कर देते थे या उनको भगा दिया जाता था किसी तरह से डांट डपट के, तो वो लोग क्या करते थे, छत पे चले जाते थे, वहां से जो रेलिंग होती थी वहां से फिर जाके वो बास्केट में झांकते थे। सो आगे चलते हैं। somehow I can still recall the typical fragrance of this loves, और वो ये कह रहे हैं कि आज भी मुझे उस ब्रेड की जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो आज भी मैं वो याद है। और लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोव्स बड़े वाले जो ब्रेड हुआ करते थे वो किसके लिए होते थे, बड़े लोगों के लिए होते थे, और बच्चे क्या पसंद करते थे, वही जो ब्रेड बैंगल हुआ करते थे उसको पसंद करते थे। आगे देखिए, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। आप अक्सर बच्चों को देखा होगा आपने, कोई चीज जब उन्हें बहुत अच्छी लगती है तो वो ये भी नहीं केयर करते हैं कि मैंने ब्रश धोया कि नहीं, जैसे ही वो चीज उनको मिलती है वो तुरंत खा लेते। तो जो राइटर हैं वो भी इसी तरह से बता रहे हैं कि उन दिनों में वो भी इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि उन्होंने ब्रश किया है या नहीं, या मुंह ढंग से धोया है नहीं, एंड वाई शुड बी। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आखिर और हम करें भी क्यों। Who would take care the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है यहाँ पे कि उस समय शायद वहां के लोग मैंगो लीफ,
जो ऐसा राइटर बता रहे हैं कि आम के जो पत्ते होते थे शायद उससे ब्रश करते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। आखिर इतनी परेशानी कौन उठाए जाके वो मैंगो लीफ के पत्ते को तोड़े और फिर उससे ब्रश करे, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर ये जरूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने हंसी मजाक वाले मूड में कहा है कि आखिर क्या जरूरत था सुबह सुबह ब्रश करना, और वो भी वो खाने के लिए, और आखिर जो टाइगर होता है वो कभी ब्रश करता है क्या। तो ये थोड़ा सरकाज़म में उन्होंने ये कहा है, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो गर्मा गर्म जो चाय हुआ करती थी वो दांतों को बहुत बेहतर ढंग से वो साफ कर देती। तो फिर आखिर हम लोग इतनी परेशानी क्यों झेलें, जाके वो आम के पत्ते को तोड़ें और उससे ब्रश करने की आखिर ये तकलीफ करना ही क्यों था। जब चाय जाएगा गर्मा गर्म तो वो सब कुछ साफ कर देगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट देखिए बुक में, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पे शादियां हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी शादी होती है, हमारे गांव में तो अक्सर शादी होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ, कपड़े, ये सारी चीजें हम लोग देते हैं। लेकिन उस टाइम में वो कह रहे हैं कि उस समय में जब कोई शादी में जाता था तो गिफ्ट में अगर वो दो बोल है, ब्रेड नेनेस बोल, एक और टाइप का ब्रेड आ गया। अभी हम लोग दो ब्रेड के बारे में पता चला था हमें। पहला था वो लोव्स ऑफ ब्रेड, दूसरा वो ब्रेड बेंगल आ गया, और तीसरा ये आ गया यहाँ पे तीसरे टाइप का ब्रेड जिसे बोल कहते हैं। अगर मेरे हिसाब से आप लोग अगर इसे गूगल वगैरह पे सर्च करें कि बॉल क्या होता है तो आप लोग को वहां से उसके इमेजेस दिख जाएंगे। तो क्योंकि आपके लेसन में तो कहीं ये दिख नहीं रहा है, तो ये तीसरे टाइप का ब्रेड आ गया, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो उस टाइम में जब भी लोग शादियों में जाते थे तो ये वाला जो बोल वाला ब्रेड है उसको गिफ्ट में देते थे, और अगर जो नहीं देता था मीन्स वो टोटली मीनिंगलेस हो जाता था, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था अगर आप ब्रेड गिफ्ट में ये वाला बोल वाला ब्रेड गिफ्ट में ना दे तो। जस्ट एज अ पार्टी ऑफ ए फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। वो कुछ इसी प्रकार से हो जाता था कि जैसे वो वहाँ की जो पार्टी थी उसकी जो सारी शोभा थी, वो जो वहाँ का जो भी चमक धमक था वो इस ब्रेड के बिना फीका पड़ जाता था, ऐसा उनका कहना है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उस ब्रेड के उन बेकर्स के बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। उनकी जो वैल्यू है वो हमारे मीन्स उनके नज़रों में बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोगों के नज़रों में और वहाँ के गांव के लोगों की नज़रों में उनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इसके बारे उनके बारे में जो भी कहूँ वो बहुत ही कम होगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो वहाँ पे जब घरों में शादियां हुआ करती थी तो ऐसे मौके पे जो वहाँ की औरतें होती हैं वो घर में वो सैंडविच प्रिपेयर करते हैं। तो हाउ आप सभी आज की डेट में तो सैंडविच क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक और जो बोलिनास, ये बोलिनास के बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे ये समझ में आया कि बोलिनास एक प्रकार का कुकी होता है, कुकीज होता है। तो वहां पे जब क्रिसमस मनाया जाता था उस समय तो वहां पे केक और बोलिनास मस्ट होता था, ऐसे जब फेस्टिवल्स आया करते थे। तो thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और वहीं पे जो बेकर्स की जो भट्टियां हुआ करती थी उनका उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स थे जहाँ पे ब्रेड और अदर ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। केक्स, बोलिनास, बोल, बैंगल, लोव्स, तो आपने सारे ब्रेड्स देखे। तो वहाँ के जो पुर्तगाल लोग थे वो बहुत ज्यादा ब्रेड के डिफरेंट वेराइटीज को यूज किया करते थे, इसलिए वहाँ पे जो भट्टियां थी, जो बेकर्स की भट्टी थी, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई।
और वहाँ उस जो बेकर होते थे या फिर जो ब्रेड बनाने वाले होते थे या ब्रेड बेचने वाले होते थे, तो उन दिनों में जो उनका ड्रेस था वो बहुत ही अजीबोगरीब था और उसको क्या कहा जाता था, कबाई के नाम से कबाई कहा जाता था। वो किस प्रकार से था, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो उस टाइम वो जो ड्रेस पहना करते थे, चाहे वो बनाने वाला हो चाहे बेचने वाला, वो कबाई नाम का एक ड्रेस पहनते थे। और वो ड्रेस इस प्रकार से था कि जैसे आपने फ्रॉक देखे हैं वैसा ही वो होता था, जो कि जस्ट घुटनों इतना लंबा रहता था। तो अगर ध्यान से देखें आप तो जैसे सऊदी अरब में जो वहाँ के शेख लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा वो वाइट कुर्ता जैसा पहनते हैं, वो जो कि ऊपर से नीचे तक एक ही होता है। तो उसी टाइप का कुछ हद तक था, लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक था, वो घुटनों के नीचे तक ही रहता था। In our childhood, we saw bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length. और यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि अपने बचपन के दिनों में we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अब यहाँ पे दो चीजें कही गई हैं। ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं जब बेकर कबाई नाम का ड्रेस पहनते थे, और ये अपने दिनों के बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने उनको एक शर्ट और ट्राउजर पहनते हुए देखा था जो कि फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। ऑलमोस्ट फुल लेंथ है लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा सा ज्यादा, मीन्स वो घुटनों के नीचे तक जाया करते थे। तो आजकल हम लोग जैसे कैपरी वगैरह है, समथिंग ऐसा ही हुआ होगा। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a paddle. तो आज के डेट में भी जब उनको वहां पे इस प्रकार के कोई अगर दिखता था कि कोई बंदा हाफ पैंट से या घुटने से नीचे कोई हाफ पैंट जैसा पहना हुआ है, तो उसको इस प्रकार के कमेंट सुनने पड़ते थे कि क्या तुम बेकर हो गया। तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और वो जो बेकर हुआ करते थे वो अपना बिल कब लेने आते थे, तो एंड ऑफ द मंथ। जैसे आप आज की डेट में अगर कहीं से दूध लेते होंगे तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि जनरली हम आफ्टर एक महीने के बाद ही उनका बिल पे करते थे। तो सेम वैसे ही जो बेकर हुआ करते थे, जो ब्रेड देने वाले हुआ करते थे, वो अपना बिल एक महीने बाद वो कलेक्ट करने के लिए आते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो उनका महीने भर का जो हिसाब किताब था वो किस चीज में रखा जाता था, वो जनरली दीवालों पे पेंसिल से वो नोट डाउन कर देते थे मंथली जो भी उनका हिसाब होता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और पुराने जमानों में या उस पुराने समय में बेकिंग जो या ये ब्रेड बनाने वाला और सेल करने वाला ये जो बिजनेस था उस टाइम काफी प्रॉफिटेबल हुआ करता था, काफी फायदेमंद हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और जो बेकर हुआ करते थे और उनकी जो फैमिली हुआ करती थी वो कभी भी उनको भूखे नहीं मरना पड़ता था। मीन्स काफी अच्छा बिजनेस था, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस समय के दौर के लिए। He, his family and his servant always looked happy and prosperous. वो उनकी जो फैमिली है एंड हिज सर्वेंट्स और जो उनके नौकर हैं ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, मीन्स वो काफी खुश और समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। और वो उनका जो भारी, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, आज की डेट में लोग जब भी थोड़ा सा पेट निकलता है तो लोग उतना काफी परेशान हो जाते हैं और अपने फिजिक पे ध्यान देने लगते थे, जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में लोग जो खाने पीने वाले घर के लोग थे वो ऐसे ही दिखते थे। हाँ, उनका पेट बहुत निकला होता था। तो यहाँ पे यही राइटर कह रहे हैं कि जो उनका फिजिक हुआ करता था, जो उनका वही वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि वो कितने खुश थे या कितने समृद्ध थे, कितने पैसे वाले थे। तो उससे पता चल जाता था। ये तो हमने पढ़ चुका है। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टू टेस्टिमोनी टू दिस। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। और आज की डेट में भी अगर कोई बंदा वहां पे
किसी का पेट कटहल, यहाँ पे जैकफ्रूट का मतलब वही होता है, कटहल होता है। तो अगर किसी का पेट ऐसे कटहल की तरह निकला होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है किससे? बेकर से। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर जो आपकी लेसन जो आपका था वो ये था। तो इसमें हमने बेकर्स के बारे में पढ़ा जो गोवा में रहते थे। शायद इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एक एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आप लोग को इसमें कुछ एरर दिखे। अगर आपको कोई एरर ऐसा दिखता है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो आप उसे जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ऑफकोर्स उसे करेक्शन करने की कोशिश करूंगा और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो उसे जरूर क्लियर करूंगा। लेकिन आप लोग के लिए एक बहुत ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला जो ये एक है 86 नंबर पेज पे 4 क्वेश्चन एंड आंसर, 4 क्वेश्चंस है, ओरल क्वेश्चंस है। आप इसका आंसर प्लस सेम 87 नंबर पेज पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे और इवन आपको 88 पे भी दिखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके बेसिस पे हो जा रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे कंप्लीट करें और होमवर्क के रूप में आप इसे कर सकते हैं। और जब स्कूल फिर से ओपन होंगे तो फिर हम आपसे जरूर ये चेक कर लेंगे। वैसे आप व्हाट्सएप पे भी आप अगर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो आप उसमें करवा सकते हैं, आप दे सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो पीछे के लेसन है आप उनको एक बार जो टर्म 2 में आने वाले हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा और अपने जो ये वेकेशंस है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडीज के लिए यूटिलाइज कीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो ये है द कुर्ग, जो कि द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल तक इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जरूर कल तक सेंड करूंगा। ओके।